नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का पेपर है और टीजीटी का है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि ये जो है ना ईएमआरएस के लिए जो 50-60 क्वेश्चन आएंगे, 10 एनईपी के, ठीक है, और 30 जो मनोविज्ञान और पेडागोजी के है ना, 30 और 20 है ना, वो 50 और 10 60 यानी 60 क्वेश्चन आएंगे, उन पे जोर रहेगा अपना, ठीक है। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है। क्या नाम है इनका, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है। तो ये जैसे डीएसएस भी है, केबीएस है, एनबीएस है ना, यानी सेंटर की जितनी भी भर्ती है उन सभी के लिए काम का है, ठीक है। जिसमें मनोविज्ञान और पेडागोजी आती है। 10 क्वेश्चन आईसीटी के हैं, फिर 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के हैं। चलिए शुरू करते हैं। नैतिक विकास के कोहलबर्ग, जैसे कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का दिया था, ठीक है। और जो स्किनर है, स्किनर ने कौन सा दिया था, स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत का, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का। जॉन डीवी ने कौन सा दिया था, बताइए, जॉन डीवी ने। थांडाई का कौन सा था, थांडाई का था प्रयास व त्रुटि का, ठीक है, बिल्ली पे प्रयोग किया था उसने। इसके बाद में बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था, ठीक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत किसका है, बताइए, त्रिआयामी। और समूह कारक सिद्धांत किसका है, समूह कारक सिद्धांत बुद्धि का थॉर्नडाइक का ही होना चाहिए, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक। फिर जो सामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था, सामाजिक, वो वाइगोस्की है। सामाजिक की और जो नैतिकता है ना, वो संज्ञान है ना, संज्ञानात्मक की यानी कि ज्ञान की जो बात करता है वो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है। नैतिक विकास के कोहलबर्ग सिद्धांत में बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है, बताइए भाई, क्या करें इसमें। नैतिक विकास है, 0 से 2 की अवस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है, नैतिक विकास के कोहलबर्ग सिद्धांत में। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलबर्ग में। बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है, बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है, परंपरागत अवस्था, पश्च परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखते हैं क्या है इसमें आंसर, 41 में 3 है, ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था है। नैतिक विकास के कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलबर्ग ने दिया था, नैतिकता का। संज्ञान का जीन पियाजे ने दिया था। व्यवहारवादी कौन है, वाटसन है। और सूझवादी कौन है, ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा है। नैतिक विकास के कोहलबर्ग सिद्धांत में बालक पर अभिभावकों के प्रभाव को किस अवस्था में माना जाता है, मूर्त परंपरागत अवस्था है, वह पूर्व है, ये ना, पूर्व है, सही है, 3 है, इस बंदे ने भी 3 किया है। घर पर पढ़ाई करने में होम स्कूलिंग बालक के व्यक्तित्व के कौन से पहलू का कम विकास होता है, घर पर पढ़ाई करने में होम स्कूलिंग बालक के व्यक्तित्व के कौन से पहलू का कम विकास होता है, संज्ञानात्मक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, मूल्य, सामाजिकरण। घर पर पढ़ाई करने में बालक के व्यक्तित्व के कौन से पहलू का कम विकास होता है, संज्ञानात्मक वृद्धि, संवेगात्मक वृद्धि, मूल्य, सामाजिकरण। क्या है भाई, बताइए इसमें क्या करें। अब इसमें घर पर पढ़ाई करने में तो संज्ञानात्मक वृद्धि कर दें भाई, कम की बात करनी है, संवेगात्मक वृद्धि, मूल्य, सामाजिकरण। इंग्लिश दें क्या क्या इसकी, जैसे कि वैल्यू है ना, वैल्यू, सोशलाइजेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव ग्रोथ। आंसर देखते हैं, ये जो है 42 में 4 है, समाजीकरण पहलू का कम विकास होता है, समाजीकरण का कम विकास होता है भाई। संज्ञानात्मक वृद्धि हो जाती है, संवेगात्मक वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मूल्य भी विकसित हो जाते हैं, समाजीकरण नहीं होता है। समाजीकरण, और जो सबसे पहले जो समाजीकरण होगा वो परिवार में होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो देगा कि द्वितीय समाजीकरण बताइए किस में होता है, तो वो स्कूल आएगा, ठीक है। जो बच्चा है जो औपचारिक शिक्षक किसे ग्रहण करता है तो स्कूल आएगा। अगर अनौपचारिक की बात करेगा ना तो फिर वो परिवार ही आएगा। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानतः किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानतः किस पर ध्यान दिया जाना
चाहिए। क्या करें भाई इसमें? संज्ञानात्मक। कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानतः किस पर ध्यान किया जाना चाहिए? अंतर्दर्शी चिंतन पर, प्रतीकात्मक चिंतन पर, प्रयास और त्रुटि पर, निगमनात्मक तर्क पर। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए कक्षा में, है ना, 1/3 है इस बार नेगेटिव EMRS में, और जो 1/3 है वो प्री KBS NBS उनमें 1/3 है, DSS भी है उसमें 0.25 है नेगेटिव, ठीक, उसमें एक ही एग्ज़ाम है DSS में, और जो KBS NBS, ठीक है, और ये EMRS है उनमें 2 एग्ज़ाम है, प्री और मेन। EMRS की जो प्री है ना उसका सिलेबस में अंतर है, यानी कि उसमें 60 क्वेश्चन वो मनोविज्ञान से, पेडागोजी से, इस प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन ICT के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन GK के। और जो ये है किसके, ये जो KBS NBS DSS भी है, वो KBS और NBS है, उनमें 20 क्वेश्चन आएंगे प्री में, मैथ के, रीजनिंग के, GK के, कंप्यूटर के, है ना, इस प्रकार से। मनोविज्ञान के क्वेश्चन कम हैं, यहाँ शायद है ही नहीं है। और वो जो है ना कौन सी DSSB में सभी क्वेश्चन हैं 10-10, 15-15 के ICT, नई शिक्षा नीति, है ना, और वो जो मैथ रीजनिंग वगैरह आ रही है सब्जेक्ट के। मैन अलग होगी। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को, भाई ये पल्ले नहीं पड़ रही है बात। निगमनात्मक तर्क, अधिमानत किस पर ध्यान किया जाना चाहिए? अंतर्दर्शी, प्रतीकात्मक, अगर ये संज्ञान की बात कर रहा है ना तो फिर प्रतीकात्मक, प्रयास और त्रुटि, निगमनात्मक। तो क्या ये करें एक? देखते हैं इसमें क्या है। 43 में 4 है भाई, इस बंदे का भी गलत है और अपना भी गलत है। निगमनात्मक तर्क है, निगमनात्मक तर्क, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। किशोरों के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा में चर्चाओं और क्रियाओं में अधिमानतः किस पर ध्यान किया जाना चाहिए? निगमनात्मक तर्क पर। एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? अवलोकन। तो अनुभवात्मक, सहचारी अधिगम, प्रतिनिधि मूलक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। इंसाइट लर्निंग, विक्टोरियस लर्निंग, एसोसिएट लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करें क्या? अवलोकन के द्वारा। अवलोकन के द्वारा तो तभी दिखेगा जैसे कि बच्चे को खुद से करने की कार्य की कहें, एक ही करते हैं इसमें। 44 में 3 है भाई, और 1/3 और है नेगेटिव ही हमारे इसमें, चाहे वो प्री हो चाहे मैन हो। और जो KBS और NBS है उन्होंने प्री में 1/3 है, लेकिन जो मैन हो उसमें तो 1/4 है। DSSB में 1/4 है। एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र, तो क्या ही है इसमें? 3 है। प्रतिनिधि मूलक अधिगम। एक अध्यापक यह पाता है कि उसकी कक्षा के किशोर छात्र, किशोर अवस्था किससे कब कौन सी एज को कहा गया है? 12 से 18 या फिर 19? 12 से 18, 19। किशोर छात्र अवलोकन के द्वारा सीखते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि मूलक अधिगम। प्रतिनिधि मूलक अधिगम, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? विक्टोरियस लर्निंग, ठीक है भाई। एक अध्यापक छात्र को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। एक अध्यापक छात्रों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को पढ़ाता है। अध्यापक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि छात्रों ने पूर्ण अधिगम प्राप्त किया है और इसका सत्यापन किया जा सकता है यदि छात्र यह कर पाए। प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ वर्णन कर पाए जो बागान की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिभाषित कर पाए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के क्षेत्र सहायता समझाएं। पोषण के एस्ट्रोजन, प्रकाश संश्लेषण और एस्ट्रोजन तरीके के बीच अंतर कर पाएँ। क्या 4 करें इसमें? 45 में 3 है भाई। प्रकाश संश्लेषण के सामाजिक निहितार्थ का वर्णन कर पाएँ जो बागान की आवश्यकता है। बागान की आवश्यकता है, 3 है इसमें। मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या गर्भावधि से शुरू होकर समस्त बाल्यकाल तक जारी रहता है? गर्भावधि से शुरू होकर समस्त बाल्यकाल तक जारी रहता है। गतिक विकास, परिवर्तित विकास, संज्ञा, ये गर्भावस्था से लेकर के बाल्यकाल तक की बात कर रहा है। विकास तो जीवन पर्यंत तक चलता है, तो संज्ञान तो नहीं आएगा।
संवेदी विकास, तो मोटर डेवलपमेंट एक ही करते हैं, दिखाने क्या मानता है ये। 46 में 4 है संवेदी विकास। मानव विकास के संदर्भ निम्न क्या गर्भावधि से शुरू होकर समस्त बाल्यकाल तक जारी रहता है? संवेदी विकास है, संवेदी विकास है, संवेदी विकास है। गलत जा रहे हैं क्वेश्चन। मानवों में सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। मानवों में सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है रेखीय, चक्रीय, सरल रेखीय, परवलयीय। मानवों में सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। मानव सांवेगिक विकास की प्रक्रिया होती है। क्या करें इसमें? लाइनर, साइकिल, रेक्टेंगल, परवोलिक। साइकिल करें क्या? साइकिल। चक्रीय करें क्या? मानव सांवेगिक विकास की प्रक्रिया चक्रीय है, यहाँ पर परवलयीय है। इसने तो एक किया है रेखीय। रेखीय क्या बोल रहा है? मानव में सांवेगिक विकास की प्रक्रिया। रेखीय का मतलब ये है और चक्रीय का मतलब इस प्रकार से है। सरल रेखीय का मतलब सीधा है। परवलयीय का मतलब क्या होगा? परवलयीय। चलिए 4 करते हैं, दिखाना क्या मानता है ये। 47 में 2 है, 47 में 2 है, चक्रीय है भाई, इसका भी गलत है, चक्रीय। मानवों में सामूहिक विकास की प्रक्रिया होती है चक्रीय होती है। मानव में सामूहिक विकास की प्रक्रिया होती है चक्रीय होती है। मानवों में निम्न में कौन सा कभी न समाप्त होने वाली प्रकृति का है? कौन सा कभी न समाप्त होने वाली प्रकृति का है? वृद्धि, विकास, परिक्वनन। मानवों में निम्नलिखित में कौन सा कभी न समाप्त होने वाली प्रकृति का है? परिक्वन, वयसंधि, वृद्धि, विकास। वयसंधि, पुबर्टी, कभी न समाप्त होने वाली प्रकृति का है। पानी पिया क्या है भाई पेपर ने? इसका मतलब है मैच्योरेशन, प्योवर्टी, ग्रोथ, डेवलपमेंट कभी समाप्त नहीं होता है। मानव में निम्न कौन सा कभी समाप्त न होने वाली प्रकृति का है? अब ग्रोथ तो रुक जाती है आगे जाके, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है ना। अब ये बेसंधि का मतलब क्या है और परिपक्वन का मतलब क्या है? मैच्योरेशन करें या प्योवर्टी करें, यहाँ पर डेवलप। अब ऐसे भी नहीं है जैसे कि जब बुढ़ापा आता है ना तो तब भी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है डेवलपमेंट। नहीं ऐसे नहीं है, बुढ़ापे में भी डेवलपमेंट यानी विकास हो जाए। जैसे कि कोई मोबाइल चलाना नहीं जानता है तो उसको सिखा सकते हैं। देखते हैं भाई ये डेवलपमेंट करते हैं, इसमें क्या है? 48 में डेवलपमेंट ही है, ठीक है। विकास संकल्पना की दृष्टि से वृद्धि और विकास शब्द, तो संकल्पना का मतलब क्या है पहले तो ये बताइए भाई। कॉन्सेप्टली वृद्धि और विकास अलग अलग है, विपरीत है। देखते हैं इसमें क्या है। 49 में 2 है भाई, फंसा दिया ना इसने, यानी कि ये विपरीत भी दिया है। अरे नहीं विपरीत नहीं, वो विपरीत तो फिर अलग हो जाएगा ना, अलग नहीं है ना, भिन्न है, ठीक, भिन्न एक जैसे ही हैं लेकिन अलग अलग है, भिन्न है। वृद्धि और विकास भिन्न है। ये किसका है? पीजीटी का है ये पेपर। अनुक्रमिकता का अर्थ है कि विकास होता है। अब ये तो नहीं है कि वो हमेशा रेखीय ही होगा, ये भी नहीं है कि वो हमेशा व्यवस्थित होगा, ये भी नहीं है कि वो हमेशा सुसंगत होगा। उतार चढ़ाव होता रहता है ना विकास में। यही करते हैं 2, ये तो सही जाना चाहिए भाई। 50
50 में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 50 में 3 कर रहा है। अनुक्रमिकता करते कि विकास होता है, अनुक्रमिकता का मतलब है सिक्वेंशली, तो इसके हिसाब से बताना है अपन को है। सिक्वेंशली मीन्स डेवलपमेंट, सिक्वेंशली, वैसे इसमें नाम से ही पता चल रहा है सिक्वेंशली, तो फिर ये इसका तो क्या आएगा, व्यवस्थित, ये उत्तरोत्तर तो आएगा नहीं, तो रेखीय ही आएगा। तो फिर इसमें 50 में 3 है भाई, व्यवस्थित है। अनुक्रमिकता करते कि विकास होता है, व्यवस्थित। अनुक्रमिकता करते कि विकास होता है, व्यवस्थित भाषा में रहे इसने तो। और है ना, ये जैसे कि इस प्रकार के 30 और प्लस 20 और 10 प्लस 60, आई बात समझ में। तो ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे भाई प्री में, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ईएमआरएस में, और इनका काफ़ी रोल है, और 1/3 नेगेटिव है। इस वजह से जो आए हुए कुल और क्वेश्चन है वो पढ़ना ज़रूरी है। ईएमआरएस के तो देख चुके हैं, अब ये देख रहे हैं किसके, केबीएस के देख रहे हैं, ठीक है, 2023 वाली भर्ती के। अनुक्रमिकता करते कि विकास होता है, तो ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित। निम्न में से कौन सा अधिगम का एक स्तंभ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का स्तंभ नहीं है। अधिगम का स्तंभ नहीं है, तो अधिगम मतलब लर्निंग, स्तंभ को क्या बोलते हैं भाई, विच इज नॉट ए पिलर ऑफ लर्निंग। पिलर जैसे कि जो मकान वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पिलर, ठीक है, पिलर स्तंभ को बोलते हैं। निम्न में कौन सा अधिगम का एक स्तंभ नहीं है, तो समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, जानने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम। तो समस्या ये तो है, करने के लिए अधिगम, जानने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू क्नू, ये तो नहीं लग रही बात, ये टुगेदर तो कोई सिस्टम ही नहीं है। 4 करते हैं इसमें। 51 में यार इन्हें हद कर रखी है, 51 में 3 है भाई। उनमें कौन सा अधिगम का एक स्तंभ नहीं है, समस्या को सुलझाने के लिए अधिगम, ये नहीं है। जानने के लिए अधिगम है, करने के लिए अधिगम है, साथ रहने के लिए अधिगम है। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ, जैसे कि कोई पे तमिल नहीं आती है, ठीक है, और वह जैसे कि तमिल में वहाँ जाके, जैसे कि तमिलनाडु वगैरह वहाँ जाके रहता है, ठीक है, तो उसको वो तमिल है ना, वो वहाँ साथ रहने के लिए तमिल कुछ न कुछ तो सीखनी पड़ेगी ना। हाँ, तो ऐसे है ये 3 है इसमें आंसर। क्या मतलब 3। एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्न में कौन सी नहीं है। एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके, विद्यार्थियों की रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व की विशेषताओं का आंतरिक ज्ञान, सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष ज्ञान को रिकॉर्ड करना, क्रिया के संबंध प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना। बताइए, करिए भाई इस आंसर क्वेश्चन को करिए। एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्न में कौन सी नहीं है। एक अर्थ निर्माण अधिगम को, एक अर्थ निर्माण अधिगम का मतलब क्या है, विच वन इज नॉट ए रोल ऑफ टीचर, फैकल्टीज, मीनिंग मेकिंग, लर्निंग। विच वन इज नॉट ए रोल, तो एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने अध्यापक की भूमिका निम्न में कौन सी नहीं है। भूमिका, एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बालक स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके, ये तो है। विद्यार्थी की रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व की विशेषताओं का आंतरिक ज्ञान, सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष ज्ञान को रिकॉर्ड करना, क्रियाओं के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना, क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना, क्रिया के संबंध में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्व अनुभव की परवाह न करना, है ना, ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्रत्यक्ष ज्ञान को रिकॉर्ड करना, ये तीनों कर देते हैं, 4 करते हैं इसमें आंसर। सही तो जाना चाहिए 52 में, सही है 52 में 4, ठीक है। दोबारा से लेते हैं।
एक अर्थ निर्माण अधिगम को सुगम बनाने में अध्यापक की भूमिका निम्न कौन सी नहीं है? तो ये नहीं है प्रवाह न करना। न को हटा देंगे ना तो फिर ये भी सही हो जाएगा, प्रवाह करना। एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सके। विद्यार्थियों की रुचि अभिवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड, ठीक है। और ये जो एटीट्यूड होता है ये एप्टीट्यूड का हिस्सा होता है। एप्टीट्यूड को बोलते हैं अभिक्षमता, तो अभिक्षमता के ही अंदर होता है एटीट्यूड मतलब वही जैसे कोई जॉब लगी तो वही हम बोलते हैं कि वही उसमें एटीट्यूड आ गया ना, तो वो बड़ा एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड किसका होता है हिस्सा? अभिक्षमता का होता है। विद्यार्थियों की रुचि अभिवृत्तियों व्यक्तित्व की विशेषताओं का आंतरिक ज्ञान। सभी विद्यार्थियों को लाभ के लिए किसी मुद्दे पर प्रत्येक विद्यार्थी के परिचय ज्ञान को रिकॉर्ड करना। 4 नहीं है। कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों, अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? बताइए भाई। ये ले पूरा क्वेश्चन ही आ गया, अब करिए इसको। कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? परियोजना विधि, अन्वेषणात्मक विधि, समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों, कौन सी विधि में कतिपय योग्यताओं, कौशलों, अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं? Which of the method involves a reflection, thinking, a reasoning and a result from the achievement of certain abilities, skill and attitude? तो खेल प्ले वे विधि, समस्या समाधान विधि, अन्वेषण परियोजना। योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगति और परिणाम शामिल होते हैं। चिंतन और तर्क संगति। तो क्या ये करें, खेल प्ले विधि छोड़ते हैं या फिर ये करें कैलपेटिक छोड़ते हैं, है ना? योग्यता भी है, कौशल भी है। यार इसने दिमाग ख़राब कर रखा है। कैलपेटिक की परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट विधि कैलपेटिक की है। परियोजना विधि, अन्वेषणात्मक विधि। तो योग्यता है, ठीक, कौशल है, अभिवृत्ति है, विमर्शक चिंतन है, तो परियोजना विधि नहीं करते हैं। अन्वेषणात्मक करें या फिर समस्यात्मक, अन्वेषणात्मक या फिर समस्या समाधान विधि। चल 3 करने की कोशिश करते हैं, दिखाने ये क्या मानता है। 53 में 3 है भाई, बच गए, है ना? समस्या समाधान विधि। ये कौशलों से चक्कर पड़ रहा था ना, कौशल भाई जो प्रयोग करेंगे जब भी तो कौशल विकसित होंगे, ठीक है, इस वजह से चक्कर पड़ रहा था। योग्यताओं, कौशलों, अभिवृत्ति, है ना, एटीट्यूड की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्क संगत और परिणाम शामिल होते हैं। तो ये 53 में 3 है, समस्या समाधान विधि। अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? पुरस्कार प्रदान करके, विद्यार्थियों के साथ ऐसे अधिगम के परिणाम पर चर्चा करके, अभ्यास करने से बच के। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी स्वयं आकलन तो ये है, ऐसे अधिगम परिणाम पर चर्चा करके, ये भी है। जैसे कि 2 सफल स्टूडेंटों की बात करते हैं तो जो अगला जो स्टूडेंट है ना, तीसरा या चौथा, वो मोटिव होते हैं, पुरस्कार देते हैं। जब अगला भी सोचता है कि भाई इसको मिला है तो अगली बार मुझे भी मिलेगा, लेकिन ये है ना, ये से बच के तो बिल्कुल नहीं है। तो 54 में 3 है, ठीक है, अभ्यास करने से बच के नहीं आएगा। पाठचर्या के निर्माण निम्न किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? पाठचर्या के निर्माण निम्न किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, जीवन। अध्यापक केंद्रित नहीं आएगा ना, विषय केंद्रित है, बाल केंद्रित है, जीवन केंद्रित है, एक ही करते हैं क्योंकि वो तो बच्चों के लिए ही तो होती है। 55 में 1 है,
ठीक है, अध्यापक केंद्रित। अब थोड़े बहुत नॉर्मल आ रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षता एक अधिगम उद्देश्य होती है, दक्षताओं को मूल्यांकन किया जा सकता है, दक्षता प्राप्त करने तो क्रिया करना महत्वपूर्ण है, दक्षता आधारित उपभोग उपचारात्मक शिक्षण की कोई भूमिका नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है, तो ये हटा देते हैं। सुन, दोबारा से पढ़ते हैं। सही नहीं है। दक्षता एक अधिगम उद्देश्य होती है, दक्षता का मूल्यांकन किया जा सकता है। दक्षता कहते किसे हैं? दक्षता यानी कि कॉम्पिटेंसी इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटेंसी कैन बी एवेल्युएटेड। इंग्लिश कमज़ोर है भाई, देखा ना। एक्टिविटीज आर क्यू टू अचीविंग competency. There is not role a remedial teaching a competency based approach. तो निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो दक्षता एक अधिगम उद्देश्य होती है, दक्षताओं को मूल्यांकन किया जाता है, दक्षता प्राप्त करने तो क्रिया करना महत्वपूर्ण है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम उपचारात्मक शिक्षण। ये दे दिया न लगी। कोई भूमिका क्यों नहीं होती? खूब भूमिका होती है। ठीक है, भूमिका होती है तो ही हो जाएगा। ठीक, 4 कर देते हैं इसमें। 56 में 4 है। ठीक, तो दक्षता एक अधिगम उद्देश्य होती है, दक्षताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है, दक्षता प्राप्त करने तो क्रिया करना महत्वपूर्ण है, दक्षता आधारित पाठ्यक्रम उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बालक एक समय पर 2 या अधिक भाषाएं सीख सकते हैं। बालक एक समय पर 2 या अधिक भाषाएं सीख सकते हैं। ठीक है, बालक एक समय पर 2 या अधिक भाषाएं सीख सकते हैं। छात्रों की गृह भाषा उनके औपचारिक अधिगम में गंभीरतापूर्वक हस्तक्षेप कर सकती है और इसलिए उसे शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। दोबारा से पढ़ते हैं भाई। असत्य, बहुत सत्य है। बालक एक समय पर 2 या अधिक भाषा सीख सकते हैं, सही बात है। छात्रों की गृह भाषा उनके औपचारिक अधिगम में गंभीरतापूर्वक हस्तक्षेप कर सकती है और इसलिए उसे शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। नहीं बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए गृह भाषा को, है ना। कथन सत्य है। त्रिभाषी सूत्र को लागू करने में प्रणाली में जटिलताएं पैदा हो सकती है। बहुभाषावाद को भारत में एक संसाधन के रूप में उपयोगी नहीं किया जा सकता। कौन सा? यही सही लग रहा है। 1 57 में 1 है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? प्रेरक अधिगम है, वास्तविक अधिगम वातावरण है, कठोरता है, अधिगमकर्ता के केंद्रीकृत उपागम है। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? प्रबल पक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? अनुभवात्मक का जब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। निम्नलिखित क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? प्रबल पक्ष नहीं है। प्रेरक अधिगम है, वास्तविक अधिगम वातावरण है, कठोरता तो बिल्कुल नहीं आएगी, अधिगमकर्ता के केंद्रित उपागम। अब ये किसका है? पीजीटी का है, टीजीटी का है? पीजीटी का है, टीजीटी का है? ये पीजीटी का है ये। ठीक है, पीजीटी का है। तो ना ये जो पेपर है ना, ये शायद वो पीआरटी इनका लेवल 1 है। ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो चाहे पीआरटी हो चाहे वो पीजीटी हो टीजीटी हो, इनका लेवल 1 है। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ 2-5 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं बस। अनुभवात्मक अधिगम का प्रबल पक्ष नहीं है, कठोरता बिल्कुल नहीं आएगी, प्रेरक अधिगम है, वास्तविक अधिगम वातावरण, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। 58 में देखते हैं। शुरू के तो भाई जुड़ते जुड़ते गलत हुए थे। 3 सही, इसका सही है। इसमें किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? दत्त कार्य, असाइनमेंट, प्रश्नावली, परियोजना, पोर्टफोलियो। किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? बताइए भाई।
क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी वेस्ट एनालाइज्ड यूज। तो फिर प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है, असिस्टमेंट है, क्वांटिटेनियर्स है, वेस्ट एनालाइज यूज, प्रोजेक्ट कर दें या पोर्टफोलियोस करें या फिर क्वेश्चनियर्स करें, पता नहीं है भाई। दत्तकारी असाइनमेंट, प्रश्नावलियाँ। मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण। मात्रात्मक डाटा का विश्लेषण कैसे करेंगे अपन? परियोजनाएं से करेंगे या फिर दत्त कार्य से करेंगे, प्रश्नावलियाँ से करेंगे या फिर पोर्टफोलियो क्या है भाई? तो प्रश्नावलियाँ सर्वोत्तम विश्लेषण किया जाता है मात्रात्मक डाटा का। या प्रदत्त कार्य नहीं पता भाई, छोड़ते हैं चल। 1/3 ने विक्टर गुणशिट में 2 ही है यार, इसने बंदे ने खूब कर दिया है प्रश्नावलियाँ। अब वो तो आ तो रहा था ध्यान, लेकिन ये असाइनमेंट है ना, ये दिमाग ख़राब कर रहा था भाई। किसका प्रयोग करके मात्रात्मक डाटा का सर्वोत्तम विश्लेषण किया जा सकता है? प्रश्नावलियाँ। निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, अबोधगम्यता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, है ना। ये तो वो है, जैसे कि वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है, ठीक है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। तो एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। अबोधगम्यता ये तो अलग ही दिख रहा है ना, बोधगम्यता तो फिर भी आ जाएगा। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, लेकिन जल्दीबाजी में ना गलत कराते हैं इनको। 2 है इसमें सेट में, तो 61। अधिगम का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम के उद्देश्यों का आकलन, अधिगम में खामियों का आकलन, अधिगम की प्रक्रिया का आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम के उत्पाद। बताइए भाई, अधिगम के उद्देश्यों का आकलन, अधिगम के उद्देश्यों का, अधिगम के खामियों, अधिगम की प्रक्रिया। इंग्लिश देखिए क्या इसकी? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग के गैप्स, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। अधिगम के उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, अधिगम में खामियों, लर्निंग ए गैप्स, अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम के उत्पाद, प्रोडक्ट नहीं है ना, ये 3 करते हैं, देखा नहीं क्या मानता है ये। 61 में 4 है भाई, 61 में 4 है। अधिगम के उत्पाद है भाई इसमें तो। अधिगम का आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम का आकलन, अधिगम के उत्पाद का आकलन है। अधिगम के उत्पाद को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। ये जो प्रोडक्ट की वजह से नहीं किया है, अधिगम के उत्पाद का आकलन है, अधिगम के उत्पाद का आकलन है। निम्नलिखित में क्या अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं है? अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं। विद्यार्थियों को प्रभावी फीडबैक का प्रावधान, स्व आकलन का सिद्धांत, सहपाठी आकलन का प्रावधान, अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने का सिद्धांत। अधिगम के लिए आकलन, विच ऑफ द नॉट ए प्रिंसिपल असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। तो फिर निम्न के अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं है, तो फिर ये आ जाएगा विद्यार्थियों को प्रभावी फीडबैक का प्रावधान, स्व आकलन का सिद्धांत, सहपाठी आकलन का प्रावधान, अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने का सिद्धांत। अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं है। फीडबैक का प्रावधान ये मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, सहपाठी आकलन ये भी मान, अंतिम परीक्षा पर ध्यान देने का, ये तो समझ में नहीं आ रही ये बात। चल 4 ही करते हैं इसमें। 62 में सही है, 62 में 4 है, ठीक है, 62 में 4 है। और ये जो था कौन सा, 61 में भी 4 था ना, तो 62 में 4 है। अंतिम परीक्षा परिणाम पर ध्यान देने का सिद्धांत। निम्नलिखित में क्या अधिगम के लिए आकलन का एक सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है।
है ना। ये ज़रूरी थोड़ी है कि भाई आप डायरेक्ट जो मेन जो एग्ज़ाम उस पर ही जाएंगे, भाई टेस्टों से भी तो पता चलता है, ठीक है। डे बाय डे पता चलता है बच्चों के अधिगम का आकलन का कि भाई कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। विद्यार्थियों को प्रभाव फीडबैक का प्रावधान, स्वयं आकलन का सिद्धांत, सहपाठी आकलन का प्रावधान। कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमेट्री प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्न में कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी? ज्योमेट्री परियोजना विधि कर देते हैं इसमें। विश्लेषण, संश्लेषण, निगमनात्मक विधि, व्याख्या, सह प्रदर्शन, ये तो आएगी नहीं व्याख्यान तो ना जो गणित है ना उसमें वो चलती है क्या, जैसे कि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, ठीक है। निगमनात्मक विधि बोलते हैं, नियम से जो उदाहरण चलती है उसको निगमनात्मक बोलते हैं। और आगमनात्मक विधि है, जैसे कि आगमनात्मक आ रहा है तो इसको बोलते हैं उदाहरण से जो नियम की ओर चलती है। तो परियोजना विधि करें विश्लेषण से संश्लेषण। अब इसमें बताइए विश्लेषण से संश्लेषण करें या फिर संश्लेषण से विश्लेषण करें, इनमें भी चक्कर है, जैसे कि वो विशिष्टादेश से है ना, वो इस प्रकार से भी है इनमें। तो कौन सी सर्वाधिक है? निगमनात्मक ही करते हैं नियम से उदाहरण की ओर, लेकिन ये कक्षा 8 की बात कर रहा है तो यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। तो क्या, जैसे कि जो विशिष्ट होता है ना, जैसे विशिष्ट को उदाहरण बोलते हैं, विशिष्ट को अगर उदाहरण बोलते हैं तो फिर नियम से उदाहरण की ओर देखते हैं भैया ना, आंसर देखते हैं। 63 में 2 है, तो यही है विश्लेषण से संश्लेषण विधि, ठीक। विश्लेषण से संश्लेषण विधि है। कक्षा 8 के छात्रों को ज्योमेट्री प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्न कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी? विश्लेषण से संश्लेषण विधि है। एक अध्यापक छात्रों में एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? एक अध्यापक छात्रों से एक दी गई कहानी पर सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? बताइए भाई, क्या करें अब इसमें? बताइए। एक अध्यापक छात्रों से एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? तो बोध कर, जब ये बता, पहले तो ये बता संश्लेषण विधि किसे कहते हैं, जब ये संश्लेषण विधि बड़ी है या फिर विश्लेषण विधि बड़ी है, ठीक है। अगर ये बता दिया ना कि भाई संश्लेषण से विश्लेषण बड़ी है तो ये आंसर हो जाएगा। ज्ञान और बोध को तो भूल जा। तो संश्लेषण से विश्लेषण है ना, संश्लेषण से विश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण बड़ी होनी चाहिए भाई। देखते हैं कौन सा कहानी एक शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है, कहानी का सार लिखने के लिए। जब अगर विश्लेषण बड़ी है, देखते हैं 4 करते हैं ना, 64 में 2 है, बोध है भाई इसमें तो, ठीक है कोई बात नहीं, बोध है। एक अध्यापक छात्रों में एक दी गई कहानी का सार लिखने के लिए कहता है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य का परीक्षण कर रहा है? बोध है इसमें, बोध। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे है, ठीक है। और सामाजिकता की बात कौन करते हैं? से सामाजिक, से वाइगोस्की है, वाइगोस्की, ठीक है। एक अध्यापक छात्रों में तो ज्ञान हो जाएगा, बोध, संश्लेषण। तो ये बता, जैसे कि संश्लेषण बड़ी है या फिर विश्लेषण बड़ी है? बोध है इसमें। कक्षा में किसी छात्र के गलत उत्तर से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? विषय के बारे में एक बार पुनः बताना। छात्र को यह बताना कि उत्तर गलत है, दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना, स्पष्ट करना और उसे उत्तर देने का एक और अवसर देना, है ना। जब ये तो बढ़िया है। देख, गलत उत्तर से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा? गलत उत्तर गलत है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। विषय के बारे में एक बार पुनः बताना, सर्वश्रेष्ठ तरीका उत्तर गलत से, किसी छात्र के गलत उत्तर से निपटने का, दूसरे छात्र सही उत्तर देने को कहना, स्पष्ट करना और उसे उत्तर देने का एक और अवसर देना। या 3 करें या 4 करें? अब जैसे कि कोई छात्र है, अब कि भाई वह गलती ना करे, तो इसके लिए आप ये करेंगे, दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना,
यही बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो करेगा कि यार ये जो मोहन है इसने सही बता दिया, या फिर ये रहेगा कि भाई स्वयं से उसको स्पष्ट कर दीजिए, फिर उसको दोबारा से उत्तर देने की बात करना कहना नहीं। यही करते हैं 3। 65 में 3 है भाई, जीत गए जंग, है ना। दूसरे छात्र से उत्तर देने के लिए कहना, ठीक है, ये है इसमें, ये 4 नहीं है 3 है, दूसरे छात्र से सही उत्तर देने के लिए कहना। विद्यालय के संदर्भ में कौन सा अंतर समूह विभेदीकरण का उदाहरण है? विविधता के संदर्भ में कौन सा अंतर समूह विभेदीकरण का उदाहरण है? विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा अंतर समूह विभेदीकरण का उदाहरण है? विभेदीकरण का उदाहरण है विद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ, मानक वाणिज्यिक और विज्ञान विषय के पीजीटी, प्रधानाचार्य विद्यालय के शिक्षक, पीजीटी, टीजीटी और प्राथमिक शिक्षक। अंतर समूह का मतलब हो जाएगा एंट्रा, है ना। द एक कॉन्टेक्स्ट इज डाइवर्स विच वन फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंट्रा, है ना। एंट्रा है ये, एंट्रा। तो शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ अंतर समूह है। जैसे कि अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो एक तो आ जाएगा अंतर्राज्यीय, है ना, एक है अंतर्राष्ट्रीय। क्या ये करें 4? 66 में गलत गया भाई, ये तो 66 में 2 है। 2 का मतलब ये है मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान विषय के पीजीटी, है ना, यानी कि अलग अलग डिपार्ट। नहीं, एक कहीं है ये, मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान। सही है, सही है ना, मानविकी, वाणिज्य और विज्ञान विषय। ये घुमा के दिया है क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है। 95 से 40% है ये। फिर निर्देशात्मक परामर्श की अवस्था का सही क्रम है। निर्देशात्मक परामर्श की अवस्थाओं का सही क्रम है। तो इसमें मूल्यांकन तो बाद में आएगा। निर्देशात्मक परामर्श की अवस्थाओं का सही क्रम है। आंसर देखते हैं भाई, है ना। 68 में 4 है। 68 में 4 है, ये है 1/3 है नेगेटिव। ध्यान रखना भाई, अगर जैसे कि 100 क्वेश्चन है कुल, तो 100 क्वेश्चन में से अगर 60 यहाँ पर 55 भी होंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना पास करेंगे, ठीक है। यह है 1/3 कमर तोड़ देती है। विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्तन। निर्देशात्मक परामर्श की अवस्थाओं का सही क्रम में विश्लेषण है ना। तो अब देख लो भाई, इसमें है ना छोटी कौन सी है, ये बी है, ठीक है, यानी बी छोटी है, ठीक है, यानी बी पहले आ रहा है तो बी छोटी है। फिर संश्लेषण है, निदान है, पूर्वानुमान है, परामर्श है, अनुवर्तन है। निर्देशात्मक परामर्श की अवस्थाओं का सही क्रम है, तो विश्लेषण छोटी है, संश्लेषण बड़ी है, ठीक है, यानी कि स आ रहा है ना, स वो बड़ी है, ठीक। तो विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्तन। निम्न में कौन सा मामला यह दर्शाता है कि छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ है? मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो ये तो क्या ही हो रहा है इसमें। 69 में 1 है। 69 में 1 का मतलब ये है, एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है 2-3 दिनों तक उदास रहता है और पुनः इसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। इसमें कौन सा मामला यह दर्शाता है कि छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ है? एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो गया है 2-3 दिनों तक उदास रहता है और पुनः इसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। ये बेस्ट है, ठीक है। कक्षा 8 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है? टीजीटी का है, टीजीटी का। कक्षा 8 के छात्रों के लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी है?
आंसर देख लेते हैं। 70 में 2 है। 2 का मतलब है विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों को कक्षा 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। फिर एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूल छात्रों को कौन सा शीर्षक नहीं पढ़ाया जा सकता। एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय, पुष्प वनस्पति विविधता की संकल्पना, कृमण की संकल्पना, इलेक्ट्रॉन पूंजी की संकल्पना, घर्षण की संकल्पना। एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम से स्कूली छात्रों को कौन सा शीर्षक नहीं पढ़ाया जा सकता। इलेक्ट्रॉन पूंजी की, कृमण की, घर्षण की। 71 में 3 है। इलेक्ट्रॉन पूंजी की संकल्पना। एक अधिगम साधन के रूप में समुदाय के माध्यम स्कूल छात्रों कौन सा शीर्षक, ये नहीं पढ़ा सकते हैं। अच्छा, पुष्प वनस्पति विविधता की संकल्पना, कणवन की संकल्पना, घर्षण की संकल्पना। तगड़ा था भाई क्वेश्चन। 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन पूंजी की संकल्पना। निम्न में से कौन सा एक कोच का कार्य नहीं हो सकता। तो प्रशिक्षण है, अन्वीक्षण है, पैरवी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो शिक्षण भी है, पैरवी करना करते हैं। 72 में पैरवी करना ही है। ठीक है, पैरवी करना। प्रशिक्षण है, शिक्षण, अनुवीक्षण है। शैक्षिक निर्देश का निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं होता। शैक्षिक निर्देश का निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता है। शैक्षिक निर्देश का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं हो सकता है। लक्षण नहीं हो सकता है। निर्देश क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में होते हैं। 2 बार से देखते हैं भाई। शैक्षिक निर्देश का निम्न में कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता है। निर्देश क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में होते हैं। निर्देशों में विस्तृत सूचना देना शामिल। विस्तृत निर्देश चेतावनी होती है। निर्देश एक कार्य को करना आसान कर देते हैं। ये तो सही है ना, ये भी सही है। निर्देश में चेतावनी नहीं होती है, विस्तृत सूचना देना शामिल है। चल 3 कर देते हैं। देखते हैं इसमें क्या मानता है ये। 73 में 3 है। ठीक, निर्देश चेतावनी होती है, ये गलत है, बाकी सब सही है। शिक्षण अधिगम को उद्देश्य तय करने में शिक्षक किस तथ्य की अनदेखी कर सकता है। किस तथ्य की अनदेखी। तय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तय लक्ष्य सभी छात्रों द्वारा भलीभांति समझने योग्य है। तय लक्ष्य तथा सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त किए जाते हैं। तय लक्ष्य आसान भाषा में होते हैं। किस तथ्य की अनदेखी कर सकता है। तय लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तय लक्ष्य सभी छात्रों द्वारा भलीभांति समझने योग्य है। तय लक्ष्य तथा सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त कर लिए जाते हैं। तय लक्ष्य आसान भाषा। अनदेखी कर सकता है, तथ्य की अनदेखी कर सकता है। तय लक्ष्य तथा सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त किए जा सकते हैं। तय लक्ष्य तथा सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त किए जा सकते हैं। पूरी तरह तो नहीं आएगा ये। देखते हैं 3 में क्या है। ये जो है 74 में 3 ही है। ठीक है, तय लक्ष्य तथा सभी द्वारा पूरी तरह प्राप्त होगा। भाई ये थोड़ी है कि जैसे कि सभी बच्चे हैं जो 100 में से 100 ही अंक लाएं, अंतर होता है ना। एक टीम बनाने वाले अध्यापक रूमनी में कौन सा एक लक्षण नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उत्प्रेरक, समन्वयक, प्रजातांत्रिक, नियंत्रक, लक्ष्य तय करता। उत्प्रेरक को क्या बोलेंगे, मोटिवेटर। एक टीम बनाने वाले अध्यापक रूमनी में कौन सा लक्षण नहीं हो सकता, ये तो है। समन्वयक को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर। प्रजातांत्रिक, नियंत्रक, डेमोक्रेटिक कंट्रोलर। और एमिसेटर, लक्ष्य तय करता। अध्यापक में कौन सा लक्षण नहीं हो सकता, ये तो है, ये भी है। अब समन्वयक मतलब है कोऑर्डिनेटर। ये कुछ समझ में नहीं आती है कोऑर्डिनेटर की बात। प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक कंट्रोलर। 2 करते हैं भाई। 75 में गलत है भाई, इसमें तो 4 है। 75 में 4 है। ये है एक टीम बनाने वाले अध्यापक के रूप में, है ना। जब टीम बनाने वाले के ही अर्थ में देखना है अपन को। निम्न कौन सा एक लक्ष्य नहीं हो सकता, लक्ष्य तय करता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो टीम बनाने वाला है। ठीक है, तो उत्प्रेरक है, समन्वयक है, प्रजातांत्रिक, नियंत्रक है। स्कूल नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है। स्कूल नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है। तो स्कूल नेतृत्व का कौन सा कार्य नहीं है। अधिगमकर्ताओं को खेल ट्रॉफी जीतने हेतु प्रेरित करना।
निर्णयात्मक टिप्पणी करना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों में संतुलन बनाना, अच्छे स्कूल परिणामों की आकांक्षा करना। एक स्कूल नियंत्रण कौन सा कार्य नहीं है? अधिगमकर्ताओं को खेल ट्रॉफी जीतने हेतु प्रेरित करना, निर्णयात्मक टिप्पणी, निर्णयात्मक पास ए जजमेंट रिमार्क, निर्णयात्मक टिप्पणी करना, पाठ्यचर्या व पाठ्य सहगामी गतिविधियों में संतुलन बनाना, अच्छे स्कूल परिणामों की आकांक्षा करना। क्या ये कर दें? क्षेत्र में 2 सही है, ठीक है, ये है इसमें, बाकी सब सत्य है। एक ग्रामीण स्कूल हेतु दृष्टि निर्माण हेतु निम्न कौन सा एक सबसे कम सहायक हो सकता है? एक ग्रामीण स्कूल हेतु दृष्टि निर्माण हेतु निम्न कौन सा एक सबसे कम सहायक हो सकता है? ग्राम प्रधान सबसे कम सहायक हो सकता है। ग्राम प्रधान, कस्बा एवं ग्राम नियोजक, एक शैक्षिक भ्रमण आयोजक, राज्य स्वास्थ्य अधिकारी। ग्रामीण स्कूल की बात है, ठीक है, और पे नहीं जाना है। एक सबसे कम सहायक हो सकता है तो ग्राम प्रधान है, कस्बा एवं ग्राम नियोजक है, एक शैक्षिक भ्रमण आयोजन है। तीन करें क्या इसमें? ए एजुकेशन टूर ऑपरेटर 3 ही करते हैं। 77 में 3 सही है, ठीक है। एक शैक्षिक भ्रमण आयोजन, तो पहले भाई 1/4 थी नेगेटिव, अब 1/3 है नेगेटिव। एक टीजीटी हेतु निम्न कौन एक शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता? एक टीजीटी निम्न कौन सा एक शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता? संविधान में शिक्षा वाले हिस्से की भलीभांति याद करना, याति नियम पालना करने का प्रशिक्षण देना, सब नागरिक बनाने में सहायता देना। एक टीजीटी हेतु निम्न में से कौन एक शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता है? संविधान शिक्षा वाले हिस्से की भलीभांति याद करना, यातायात नियमों की पालना करने का प्रशिक्षण देना, ये तो सही है। इस सभ्य नागरिक बनाने में सहायता देना, छात्रों को सोचने और तर्क करने का प्रशिक्षण, यही नहीं आएगा भलीभांति, है ना। ये भलीभांति मतलब ये रटने की बात कर रहा है। 78 में 1 है, ठीक है, 78 में 1 है। NEP 2020 ने संपूर्णतावादी शिक्षा की चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा? शिक्षा व्यवस्था में छिद्रों को भरने पर। दोबारा से देखते हैं। NEP 2020 ने, है ना, इसका जो प्रारूप है वो है 5, 3, 3 और 4। ये पहले भी आ चुका है, अब भी आ सकता है। 5 का मतलब है 1 से 5, है ना, वो बाल वाटिका वगैरह वो है ना, वो इसमें ही है, 1 से 5 में है। 3 का मतलब है 6वीं, 7वीं, 8वीं है ना, इस 3 का मतलब। इसका मतलब है 9वीं, 10वीं और 11वीं, इस 3 का मतलब। और ये जो 4 है इसका मतलब है 12वीं प्लस BA, ठीक है, यानी 3 साल, 12वीं प्लस BA। शिक्षा व्यवस्था में छिद्रों को भरने पर, शिक्षा में अवसरों की समानता पर, सभी पक्षों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक पर अपेक्षित बल देने पर, समस्त भारत के समस्त समान पाठ्यक्रम बनाने पर। चर्चा में किस पर ध्यान देने को कहा? यही करते हैं, और तो क्या सबसे बेस्ट तो यही लग रहा था। 79 में 3 है भाई, सही है। सभी पक्ष ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक पर अपेक्षित बल देने पर। स्वतंत्रता के पश्चात किस दस्तावेज सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की है? स्वतंत्रता के पश्चात किस दस्तावेज ने सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की है? सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की है राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग क्या 1986 है? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, NEP 1986 देखना पड़ेगा भाई। NEP तो 20 ही है। 80 में क्या है, ये नहीं आता। 80 में 3 है, 3 का मतलब है कोठारी आयोग है, कोठारी। स्वतंत्रता के पश्चात किस दस्तावेज ने सबसे पहले कंप्यूटर सीखने की बात की? कोठारी आयोग है। फिर लोकगीत निबंध के आधार पर बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ना ये अपने काम के नहीं है अभी है, ठीक। अब इसमें हिंदी व्याकरण के देखना है क्योंकि ये हिंदी का है और TGT का है। अब इसमें हिंदी व्याकरण के देखना है क्योंकि अब ये हिंदी वालों है ना, उनके लिए काम का है ये, ठीक है। अपने लिए कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है। और ये जो हिंदी वाले हैं ना, उनको जो 9वीं TGT का है तो 9वीं 10वीं की, 9वीं 10वीं की तो हिंदी क्या ही है, उसमें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये है, ठीक। तो फिर वो उसको 11वीं 12वीं की ही पढ़नी पड़ेगी। तो फिर शायद TGT जो SST है उसका तो पता है, उसमें से 9वीं 10वीं की किताब पढ़नी है उसको तो। और अगर जैसे PGT है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से है ना। तो आगे चलते हैं, इसमें और नहीं है कोई क्वेश्चन।
छाया मत छूना कविता के रचयिता हैं। हिंदी व्याकरण के अगर क्वेश्चन हो तो निम्नलिखित युग में से असंगत युग में गाते बजाते हिलते डुलते लड़ते झगड़ते व्यक्ति। हाँ ये आ गए ना। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है और निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है और संकर शब्द है। पिताजी बाहर गए बैक उदाहरण है। सकर्मक अकर्मक, ठीक है। अपने वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिखते समय, इसके बाद में छायावादी यहाँ से लेते हैं। बताइए भाई। अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते समय संबोधित किया जाने वाला शब्द है आदरणीय आएगा। आदरणीय आदरणीय, ठीक है। आदरणीय 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 आएगा। एक मिनट, आदरणीय आएगा। यहाँ पर इसकी इंग्लिश नहीं दे रखी, क्या नहीं दे रखी, हिंदी का है इस वजह से। तो प्रिय तो ये वो अनौपचारिक जो जैसे कि पिता पुत्र वगैरह उनको जो लिखते हैं वो है प्रिय, उनके लिए आएगा ये तो डियर। आदरणीय ऑनरेबल, मान्यवर महोदय, यानी कि क्या सर करें। अपने वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखते, अपने वरिष्ठ अधिकारी पत्र लिखते संबोधित किया जाने वाले पत्र, वरिष्ठ की है बात ये। आदरणीय कर दें तो इसमें आदरणीय आदरणीय, यहाँ पर महोदय करें, महोदय महोदय। चल 4 करते हैं। 152 में 152 में 4 है, ठीक। 152 में 4 है। 152 का 4 का मतलब महोदय है ये, ठीक। महोदय 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 है। मैं चाहता हूँ तुम प्रथम आओ, वाक्य का प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रथम आओ, वाक्य का प्रयोजन है। चाहता हूँ तो ये तो इच्छार्थ है। 3 53 में 3 है, सही है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला शब्द है। अकर्मक से अकर्मक क्रिया बैठ नहीं रही है भाई। तो देखते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो जैसे कि अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब तो वो क्या है, वो कर्म है उसमें ना, तो वो सकर्मक है। यानी कि जो बैक है पूरा, अब जैसे जो लास्ट का जो कथन कारण जो भी है उसका अगर इस पर जोर पड़ रहा है ना, तो वही उसमें वो सकर्मक है। और अगर इसका जोर नहीं पड़ रहा है ना इसका पे, तो इसका मतलब वो अकर्मक है, ठीक। अब जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं ना लास्ट में, तो अगर इसका सही तरीके से आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो सकर्मक है, और सही तरीके का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अकर्मक है। अगर ये सब भी नियम धरे के धरे रह जाते हैं तो फिर समझ के हिसाब से करें कि भाई कौन सा में क्रिया हो रही है, कौन सी में क्रिया नहीं हो रही है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कौन पेड़ पर बैठी है, चिड़िया, सकर्मक है। लड़की सो रही, और इनका एक और उदाहरण है, जैसे कि अगर बड़ा वाक्य ना है, बड़ा वाक्य, तो वो आ जाएगा अकर्मक का, ठीक है। और अगर जैसे कि छोटा वाक्य है ना, तो वो सकर्मक। सकर्मक अकर्मक क्रिया वाला शब्द है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है। जब जैसे कि लड़की सो रही है, जब लड़की सो रही है ना, ये अकर्मक का है। तो अकर्मक है ना, अकर्मक जिसका क्या होता है, छोटा शब्द होता है, ठीक है। जो अकर्मक है उसका छोटा शब्द होता है, ठीक है। मोटा मोटी ये बताना है। इसके बाद में अगर सकर्मक की बात है तो वो उसका बड़ा शब्द होगा ना, ऐसे है कुछ। वैसे अपने नियम से आधार से सोच समझ के ही करें क्वेश्चन को और देख लेना इसको। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, कौन बैठी है, चिड़िया। लड़की सो रही है, लड़की सो रही है। अगर जैसे कि ये देता लड़की खाना खा रही है, तो फिर माली पौधे लगा रहा है, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो फिर अकर्मक क्रिया वाला शब्द। जब देखें ये जो है ना, जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कौन बैठी है, चिड़िया। माली पौधे लगा रहा है, कौन पौधे लगा रहा है, माली। आ रहा है डायरेक्ट आंसर। जैसे कि सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कि भाई कौन पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन। अब इसमें डायरेक्ट आ रहा है कि भाई सो रही है, कौन सो रही है, वही आंसर नहीं आ रहा है ना, ये तो लड़की आ रही है, ठीक है। आ रहा है आंसर तो, लेकिन ये इतना सटीकता से नहीं आ रहा है। तो यही करते हैं अपना, अकर्मक क्रिया वाला शब्द है लड़की। तो अकर्मक के छोटे रूप होते हैं, सकर्मक के बड़े रूप होते हैं, यानी लंबे होते हैं ऐसे। जैसे कि ये चिड़िया पेड़ पर सोती है ना। और जो आंसर है वो डायरेक्ट, जैसे कि क्या ये आंसर क्वेश्चन मार्क लगा के जब आंसर ढूंढेंगे ना, तो आंसर आ जाएगा सटीक। जैसे कि कौन पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन। कौन पेड़ लगा रहा है, माली। कौन बैठा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आंसर देख लेते हैं भैया, है ना, कुछ भी हो सकता है। 54 में 2 है, 54 में 2 सही है, ठीक है। तो
चिड़िया पेड़ पर बैठी है किसका उदाहरण है? सकर्मक का है। माली पौधे लगा रहा है किसका है? सकर्मक का है। सोहन पुस्तक पढ़ रहा है किसका है? सकर्मक का है। जैसे कि अगर बैक में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करके अगर आंसर आ रहा है ना, तो उसका मतलब है कि भाई वो सकर्मक है। बैक का जो जोर पड़ रहा है ना, तो उसका मतलब है वो सकर्मक है, ठीक है। और अगर जैसे कि बड़ा है तो भाई उसमें भी सकर्मक है ना। और लड़की सो रही है, तो फिर जैसे कि इसका आंसर नहीं आ रहा है तो ये क्या है? अकर्मक है। और अगर ये भी सब भी नहीं है तो करके देख लीजिए कि भाई जिसमें कर्म किस में हो रहा है कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है भाई, है ना, तो कर्म हो रहा है ये, है ना, पेड़ पर बैठी है भाई चिड़िया। लड़की सो रही है ना, ये जोर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ये दे देता ना कि लड़की पेड़ पर सो रही है, तो भाई जैसे कि लड़की पेड़ पर सो रही है तो फिर आ जाता है इसका पर सो रही है, ठीक है। तो ये है बात, 2 है इसमें। पिताजी बाहर गए, बैक का उदाहरण है। पिताजी बाहर गए हैं, बाहर गए हैं, तो बाहर गए हैं तो बाहर गए हैं रीतिवाचक तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाहर गए हैं, बाहर गए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण ही क्रिया विशेषण है होने को तो सब में, स्थानवाचक कर देते हैं, कालवाचक नहीं, परिणामवाचक नहीं, रीति नहीं है, 4 करते हैं। 55 में 4 सही है। निम्नलिखित में से संकर शब्द है, संकर शब्द यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर जो बनता है ना, लंबोदर पीताम्बर संकर शब्द है। जामंत, जामंत, लंबोदर पानदान, पानदान, लंबोदर पीताम्बर जामंत, पानदान करते हैं तो। 56 में 2 है, ठीक है, पानदान है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। इनमें से ये योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। रेलगाड़ी, सेनापति, चारपाई, छायादर। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी, सेनापति, चारपाई, छायादार। योग रूढ़ बताइए भाई क्या ही करें आप इसमें? रेलगाड़ी ही करते हैं, रेलगाड़ी, सेनापति, पता नहीं भाई। ये जो 57 है इसमें देखना है, 57 में 3 है, 57 में 3 है, 3 का मतलब है चारपाई। योग रूढ़ शब्द है चारपाई, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है चारपाई, चारपाई है। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है, निम्न शब्दों में मूल शब्द है लघुता, शीघ्रता, अच्छाई, लघु। निम्न शब्दों में मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है लघुता, शीघ्रता, अच्छाई, लघु करते हैं। 158 4 है, लघु है, लघु, लघु। फिर निम्नलिखित शब्दों के व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो फिर व्यक्तिवाचक का मतलब है जैसे कि नीम दे दिया, ठीक है, या फिर नदियाँ दे दी, ठीक है, या फिर पर्वत दे दिया। और अगर जैसे कि वो दे नदियाँ, जैसे कि गंगा दे दी कि भाई गंगा, है ना, अगर नाम कर दिया तो वो व्यक्तिवाचक है, और अगर फिर नाम नहीं दिया तो फिर वो जातिवाचक है, ठीक, जैसे कि नदियाँ, पर्वत, है ना, ये जातिवाचक कैटेगरी। तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अजय, विजय, संजय, पराजय नहीं है, पराजय तो काफ़ी पराजय है भाई, युद्ध से पराजय हुई है, या फिर परीक्षा से पराजय हुई है, या फिर कोई राक्षस से पराजय हुई है, ठीक है, या फिर पर्वतारोही करते समय तब आपकी पराजय हुई है ना, कैसे भी इसको मान सकते हैं, यानी कि उसने
बाक युद्ध में हरा दिया, ठीक है, शतरंज युद्ध में हरा दिया, क्रिकेट है ना, तो वो पराजय वो जाती आ जाएगी भाई। 3 करते हैं इसमें, 1-5-9 है, 1-5-9 में 3 है पराजय। निम्नलिखित युग्म असंगत युग्म है, असंगत है। लड़ते झगड़ते चलते फिरते आएगा ना, गाते बजाते हिलते डुलते, हाँ गाते बजाते ही हैं। जब 160 में वो आ जाएगा, वो बताया ना कौन सा, ये चलते फिरते आ जाएगा। 2 सही है इस बंदे का, 160 में 2 सही है, ठीक है। जीवन की कला ठूंठ की तरह खड़े रहने में नहीं है, जीवन की कला ठूंठ की तरह खड़े रहने में नहीं है। यह पेड़ जो अपनी जवानी में भी सूख गया, बाद में कैसा होगा? कारण यह है कि उसकी जड़ों में रस लेना बंद कर दिया है। जीवन में लहलाने का एक ही तरीका है कि उसे विभिन्न रसों को लेने दो। एक विशेष विषय में निपुण होने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम फुटबॉल के ग्राउंड में मत जाओ, पुस्तकों के कीड़े मत बनो कि यार दोस्तों की हंसी बुरी लगने लगे। जीवन में विविध रस लेना सीखो, इतना रस लो कि बुढ़ापों की झुर्रियों में उदासीनता और निराशा की एक भी झुर्री न पड़े। वस्तुतः जीवन का आनंद इसमें है कि गले में संगीत हो, होठों पर मुस्कुराहट हो, आंखों में हंसी हो और हृदय में उमंग हो। ये बात तो शानदार है, इनके जो गद्यांश है वो शानदार ही आते हैं। जीवन का आनंद इसमें है कि गले में संगीत हो, होठों में मुस्कुराहट हो और आंखों में हंसी हो और हृदय में उमंग हो। फेट टूट बढ़ जाता है ना, इनको तो कर देंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्वनाम के आधार पर अग्नि का पर्यायवाची और द्विगु समास का उदाहरण, गले में संगीत होठों पर मुस्कुराहट। द्विगु समास का उदाहरण ये संख्यावाचक है द्विगु, तो नीलकंठ, मुखचंद्र, तिराहाया आ जाएगा इसमें, ठीक। 166 में तिराया है, तिराया। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है अग्नि का, तो अग्नि का पावक है, अनल है, हुतासन है, सरीसुरूर, ये नहीं है शायद। 67 में 3 नहीं है, ठीक है। जो अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पावक, अनल, हुतासन, पावक, अनल, हुतासन, पावक, अनल, हुतासन। फिर सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म है, तो सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म है अनिश्चयवाचक कुछ है, निश्चयवाचक तो ये तो अलग हो जाएगा ना। जैसे कि निश्चयवाचक का था यह है, वह, ये, वो। अनिश्चयवाचक कोई सही है। प्रश्नवाचक कौन, निजवाचक अपना, हाँ तो यही है, एक है। 168 में 1 है। लक्ष्मी विद्यालय की ओर पढ़ने गई होगी, वाक्य के रेखांकित अंश में पदबंध है। गई होगी, गई होगी, गई क्रिया है, क्रिया ही है। 169 1 है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उच्चरित, शुद्ध बताना है भाई। वर्णवांश, शब्द अलंकार, 1 करें क्या इसमें? शब्द अलंकार 1 करते हैं, दिखाने 170 में क्या मानता है ये, सही है। 170 में 1 है, उच्चरित, उच्चरित। फिर निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, एकार्थी जिसका 1 है, ये पहले भी आया था ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई किसे एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है जिसका 1 अर्थ हो। तो तीर, पाप, कनक, आलम, पाप, कनक, आलम, समझ में नहीं आ रहा है। तीर, भाई तीर का 1 ही तो अर्थ है, पाप का भी तो अर्थ है, तो एकार्थी शब्द है, नहीं है पता, छोड़ देंगे भाई। 71 में 2 है, ठीक। पाप है, एकार्थी शब्द है पाप, पाप, अच्छा पाप। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों असम्मत है। हार का पराजय, हर्ष का विषाद, हास का वृद्धि, सम्मान असंगत है। हार का पराजय है, हर्ष का विषाद है, हास का, सम्मान का अपमान है। हास, क्या ही करें इसमें, हर्ष का तो विषाद, हार का पराजय, सभी सही से लग रहे हैं। क्या 3 करते हैं इसमें? सम्मान का अपमान 3 करते हैं भाई।
172 है उसमें देखते हैं। यार ये समझ में कैसे नहीं है, ये हार, अरे ये हार भी दे दी, पराजय भी दे दी, है ना, वो ध्यान नहीं दिया। तो हार का विजय होगा, ठीक है, हार का विजय होगा। आई बात समझ में? फंसा दिया इसने, ध्यान नहीं दिया वो, है ना, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? ये है, हार का पराजय है, ये पराजय दे दिया ना साथ में। निम्नलिखित सब युग में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो तत्सम यानी जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। तो स्वर्ण सोना, जीभ जिव्या, कोकिल कोयल, झार और खीर, झार और खीर, चार करते हैं। जीव का जिव्या, स्वर्ण का सही है, कोकिल का भी ये सही है, झार, झार का तो खार नहीं आएगा, झार झार नहीं, झार खार सही है ना, झार खार सही है, कोकिल कोयल सही है, जीव जीव जिव्या, जीव जिव्या, तो जिव्या तत्सम है, जीव वो आ जाएगा, हाँ सही है, इस बंदे का सही है। देखते हैं 73 में, 173 में 2 सही है। निम्न में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, संधि स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। जब स्वर संधि निर्गुण, ये तो वृद्धि है, अगर मात्रा की वृद्धि आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि भाई उसमें वृद्धि संधि है, जैसे कि मध्य एक एक सदैव। और स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, निर्गुण करते हैं, क्योंकि इसमें आ जाएगी कौन सी, देखते हैं। एक ही है इसमें तो आंसर तो है, 74 में एक है, ठीक है, निर्गुण नी प्लस, तो इसमें शायद विसर्ग संधि है निर्गुण में। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। दोहित्र दोहित्री, नायक नायिका, श्रीमान श्रीमती, तरुणता श्रीमान श्रीमती, नायक नायिका, दोहित्र दोहित्री दोहित्री, दोहित्र दोहित्री, यहाँ पर भतीजी आएगा, तरुण तारुणी, चल चार करते हैं। 75 में 4 है। संज्ञा से विशेषण शब्दों में असंगत है, संज्ञा से विशेषण शब्दों में असंगत है। गुलाब गुलाबी, संज्ञा से विशेषण। रस रसीला, चमक चमकीला, असंगत कौन सा है? तो फिर गुलाब का, रस का रसीला, चमक का चमकीला मोटा, यही अलग सा लग रहा है ना। 100 क्या कर रहे हैं अपन इसमें, 1 कर रहे हैं। जो 76 है उसमें 4 है भाई, 76 में 4 है, 76 में 4 है, असंगत है। मोटा का मोटापन, मोटा का मोटापा, ये गलत है। जबकि संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण। गुलाब गुलाबी, रस रसीला, गुलाब गुलाबी, रस रसीला, चमक चमकीला, गुलाब गुलाबी, रस रसीला, चमक चमकीला। एक तो चोरी, दूसरे सीना जोड़ी, मौके लुकुती सटीक अभिप्राय है। स्वयं अपराध करना, दूसरों को दोषी मानना, चोरी करना, उस पर भी झगड़ना, अपराधी होकर भी उल्टे रोप डालना, 3 करते हैं। 77 में 77 में अपराधी होकर भी उल्टे रोप डालना। निम्न से अनिकार्थी शब्द नहीं है, बताइए क्या करें। 78 में 1 है, निंदा निंदा। फिर निम्नलिखित उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है। कंठ है, मूर्धन्य, ओष्ठ है, दंत है, ओष्ठ है, पे भे में, ठीक है। मूर्धन्य मूर्धन्य, कंठ है, कै खे के, फिर दंत है, ध ध न, ठीक है। मूर्धन्य, ये मूर्धन्य और तालु यही करेगा भाई, खेल है, नहीं गलत करवाएगा क्वेश्चन को। 179 में 2 है, मूर्धन्य है। दृष्टि संगत युग्म, कंठ है, कै खे गे,
कंठे के खे गे, ओष्ठे फे फे में, कंठे के ना बोल के देख लीजिए सीधा सटी है, कंठे के खे के, कंठे कहीं भी ध्वनि या जीभ टकरा नहीं रही है। ओष्ठ यानी होठ से, फे फे में, दंत यानी थे दे ने, मूर्धन्य और तालु। बहुत कम बोलने वाला मित्य, ये तो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी, तो मितव्यभाषी आएगा इसमें तो, है ना, यही आएगा। जहाँ पहुँचा नहीं जा सके अगम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके अनुपम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके वर्णनातीत, एक ही आएगा इसमें तो। ठीक भाई, तो ये हो चुका है पेपर 180 में एक है। ठीक, बहुत कम बोलने वाला मितव्ययी, ये कम खर्च करने वाले के लिए आता है मितव्ययी, मितव्यभाषी आएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई और पेपर में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।